नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं विश्वजीत सिंह, और आज हम 8 फरवरी के करंट अफेयर्स जो हैं डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं हमारी वो आपके पास पहुंच सकें। और इसके साथ ही हमारा जो टेलीग्राम है, एप्रिकस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स को भी प्रोवाइड कराते हैं और साथ के साथ डेली जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी वहाँ यूज़ किए जाते हैं। उनको वहाँ पर जो है आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे न्यूज़ पे। पहली न्यूज़, maternity scheme, there is one maternity scheme named PMMVY। ठीक है, ये अभी सेकंड गर्ल चाइल्ड को एक्सटेंड कर दी गई है। इसका देखिए पूरा नाम क्या है, पहले ये जान लें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब मातृ से ही आपको क्लियर होता है कि मदर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए है? देखिए स्कीम्स में क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं, किसके लिए है और क्या फीचर्स हैं और इसके क्या क्या जो हैं एलिजिबिलिटी या नॉट एलिजिबिलिटी है। तो करंटली ये बेसिकली है फॉर एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, और लैक्टेटिंग मदर्स जिनके यहाँ फैमिली में पहला बच्चा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ वहाँ तक सीमित था, सिर्फ एक बच्चे तक, लेकिन अभी इसको इन्होंने सेकंड बच्चे तक भी कर दिया है। और कंडीशन ये रखी है कि अगर सेकंड बच्चा एक लड़की होती है तो ही इस योजना को बेसिकली उस पर एप्लीकेबल होगी, उस वुमेन पर। ठीक है, और ये गर्ल के और क्या किया गया ये आपको पता ही है, फॉर डिस्करेजिंग प्री बर्थ सेक्स सिलेक्शन। ठीक है, सेक्स रेशियो पहले ही बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी नहीं है, तो उसको भी डिस्करेज करने के लिए सेक्स सिलेक्शन को, स्कीम को एक्सटेंड किया गया है ओनली टू अ गर्ल चाइल्ड, सेकंड गर्ल चाइल्ड। और ये स्कीम को रिवैम्प किया जाएगा अंडर मिशन शक्ति। ठीक है, ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। एंड एक और सिग्निफिकेंट जो है इसमें इन्होंने डिसीजन लिया है वो ये है कि रिटर्न कंसेंट और हस्बैंड का आधार अब मैंडेटरी नहीं है। पहले ये मैंडेटरी था, मॉडिफाइड गाइडलाइंस में इसको हटा दिया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो सिंगल मदर्स हैं और अबेंडेंड मदर्स, मतलब कईयों के हस्बैंड छोड़ देते हैं, है ना, या फिर सिंगल मदर्स नहीं है हस्बैंड, तो उनको भी स्कीम में इंक्लूड किया जाए, उनको भी स्कीम का लाभ दिया जाए। तो टोटली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं अराउंड 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये मिलते हैं जो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं टू ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, 5,000 के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि ये मिशन शक्ति क्या है, तो देखिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया था कुछ समय पहले, अपने जो मेजर जितनी भी स्कीमें थी उनको 3 अम्ब्रेला स्कीम्स के अंडर बांट दिया था। एक रखा मिशन शक्ति। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वैसे भी यूपीएससी आंसर राइटिंग में भी इनको अच्छी तरह यूज कर सकते हो, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी एग्जाम्स जो भी हैं एसएससी वगैरह उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। या हमसे पूछ ही लें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस स्कीम के तहत है ना, तो मिशन शक्ति। ऑप्शन दे मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0, मिशन वत्सल्य, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 जो अम्ब्रेला स्कीम्स थी जो जिसमें सभी स्कीम्स को क्लासिफाई कर दिया गया रिवैम्प करके, एक मिशन शक्ति, दूसरा मिशन पोषण 2.0 एंड तीसरा मिशन वत्सल्य। अगर मोटा मोटा जान ले तो मिशन शक्ति में वो स्कीम्स और पॉलिसीज आई जिनमें वुमेन को एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन देनी थी। ठीक है, अभी हम सिर्फ मिशन शक्ति की बात करेंगे। मिशन शक्ति के अंडर 2 कैटेगरीज और बनाई गई। देखिए इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिशन शक्ति के अंडर 2 कैटेगरीज थी, पहली थी संबल, दूसरी थी सामर्थ्य। देखिए संबल के अंदर स्कीम्स हैं जैसे वन स्टॉप सेंटर्स फॉर वुमेन, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, वुमेन हेल्पलाइन, स्वधार, उज्ज्वला, है ना, आपने ये स्कीम जरूर सुनी होगी। तो इनके सांबल के अंडर इनको रखा गया, और सामर्थ्य के अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और भी काफी। ठीक है, तो ध्यान रखना
अगर आपको पूछ लें, अगर आपको यही पूछ ले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सांबल के अंडर है कि सामर्थ्य के अंडर, तो याद रखना सामर्थ्य के अंडर है और ये मिशन शक्ति का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड न्यूज़ इज बेसिकली आज फ्रेंच जो कल हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने पुतिन से मीटिंग की है ताकि रशिया यूक्रेन की जो टेंशन है उसको कम किया जा सके। और मैक्रोन जो हैं मॉस्को जाकर जो है जो वेस्टर्न डिप्लोमेसी को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो रशिया है वो अपने जो नेबर को है इन्वेड ना करे। देखिए यूक्रेन थोड़ा सा हमेशा से प्रो वेस्टर्न रहा है और रशिया को ये अच्छा नहीं रहा है। आपको याद है मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था यूक्रेन का पूरा मुद्दा कि रशिया बेसिकली चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट ना बनाया जाए, और ये रशिया इस मामले में अमेरिका और यूरोप से रिटर्न फॉर्म में चाहता है कि कभी भी यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको पता है सिचुएशन बड़ी ख़राब हो गई है, दोनों तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री जो है तैनात कर दी गई है यूक्रेन पे, और ये खदशा जताया जा रहा है कि मिड फरवरी के बाद जो है पुतिन वो हमला कर सकते हैं यूक्रेन को पर और इसको अपने में मिला सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इमैनुअल मैक्रोन मॉस्को थे ताकि इस क्रिटिकल सिचुएशन का कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए, कोई मिडिल सोल्यूशन हम ढूंढा जाए, क्योंकि देखिए अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम कोई रिटर्न इस तरह का नहीं देने वाले कि यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, उधर पुतिन ने मैक्रोन का वेलकम किया, डियर इमैनुअल उन्हें बोला, और उन्होंने भी कहा कि हाँ उन्हें भी कंसर्न है ये जो सारा चल रहा है, और वो प्रशंसा करते हैं कि जो करंट फ्रेंच लीडरशिप है वो इस सारी समस्या का जो है सोल्यूशन ढूंढने में जो है कोशिश कर रही है। ठीक है, इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री तैनात है जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैक्रोन की अगर बात करें तो यही पहले लीडर थे जिन्होंने रशिया को अप्रोच किया, पुतिन से मिले जब दिसंबर में क्राइसिस शुरू हुआ। इसके बिना जो जर्मन के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, वो बेसिकली प्रेसिडेंट जो बाइडन से वाशिंगटन में मिले हैं, और वहाँ पर उन्होंने बेसिकली एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश की है रशिया के अगेंस्ट कि अगर रशिया ने कुछ इस तरह का किया तो अमेरिका और वेस्ट भी है वो पीछे नहीं हटेगा और बराबर जवाब देगा। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि मॉस्को ने तकरीबन 1,10,000 ट्रूप्स जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात किए हैं, और ज़्यादा फोर्स तकरीबन 1.5 लाख सोल्जर्स की फोर्स को तैनात किया जा रहा है। और ये पूरी यूएस ने अभी ऑफिशियल ने क्लियर किया है कि ये पूरी तैयारी है रशिया की एक फुल स्केल इन्वेजन बाय मिड फरवरी जो है यूक्रेन पे होगा। और जबकि रशिया का कहना है कि इसका अटैक करने का कोई प्लान नहीं है, और इसने जो अपनी डिमांड्स रखी थी सिक्योरिटी गारंटीज की, अगर वो पूरी कर ली जाए तो इन टेंशन्स को जो है कम किया जा सकता है ना। ये डिमांड मैंने आपको बताया कि नेटो को रिटर्न में लिख के दें, नेटो का पार्ट कभी नहीं यूक्रेन को बनाया जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ईरान न्यूक्लियर डील आपको पता है, देखिए बराक ओबामा के टाइम में इनको शुरू किया गया था, बहुत ही ज़्यादा बेसिकली इसको माना गया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट और हिस्ट्री की बहुत बड़ी डील है जब ईरान के साथ हम किस तरह की जो है सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद इन डील्स को यूनिलेटरली ट्रंप ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद अब दोबारा से जो बाइडन आने के बाद इन पर जो है बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन का कहना है वियना में जो है इनकी जो ये टॉक्स हैं दोबारा से शुरू की जा रही हैं। ठीक है, 2000 आपको याद होगा ईरान और वर्ल्ड पावर्स में हुई थी 2015 में न्यूक्लियर डील, और अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस लैंडमार्क अकॉर्ड को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। 8वें राउंड ऑफ टॉक्स ये बेसिकली चल रहे हैं, और अभी 1 हफ्ते के लिए रोका गया है ताकि जो डेलीगेशंस हैं वो वापस अपने जो है कैपिटल चले जाएं ताकि वो वहाँ पर पॉलिटिकल कंसल्टेशन कर सकें। उसके बाद आज मंगलवार से अश्विन कैपिटल में ये जो हैं रिज्यूम हो जाएंगी, ये शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और काफ़ी सारे हर्डल्स भी रहे हैं आपको पता है इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को रिवाइव करने के लिए। ठीक है, अभी भी जो ईरान की सरकार है इट स्टिल रिफ्यूजेस टू टॉक डायरेक्टली विद द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, क्योंकि ये नहीं चाहती यूएस से सीधे बात करना, बिकॉज 2018 ट्रंप यूनिलेटरली अबेंडन द डील इन 2018, है ना, 2018 में ऐसी कर दिया, और ज़्यादा हार्श सैंक्शन ईरान पर लगा दिए जिसके कारण ईरान भी बेसिकली इस बात से खफा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं देखिए वो यहाँ पर काम कर रहे हैं
एज ए शटल डिप्लोमेसी बिटवीन द टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नया वर्ड है, कीवर्ड है शटल डिप्लोमेसी, है ना। ये क्या होती है थोड़ा सा जान लें। शटल डिप्लोमेसी एक ऐसी डिप्लोमेसी होती है इंटरनेशनल और डिप्लोमेसी अफेयर्स में जहां एक आउटसाइड पार्टी एक इंटरमीडियरी का काम करती है बिटवीन सम प्रिंसिपल्स इन ए डिस्प्यूट विदाउट डायरेक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट। ठीक है, कि इंटरमीडियरी बन जाती है। अब यहां पर यूरोपियन ऑफिशियल्स देखिए, यहां ईरान है, यहां यूएसए है, इसमें जो बीच में है यूरोपियन ऑफिशियल्स, वो एक शटल डिप्लोमेसी का काम कर रहे हैं, दोनों में इस डील को लेकर सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड कहां से आया अगर ये जानना हो तो ये पहली बार वर्ड यूज हुआ था जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने कोशिशें की थी नवंबर 5, 1973 में, जिसके बाद अरब और इजराइल में जो वॉर चल रही थी, ठीक है, वो खत्म हुई थी। इसको यौम किपुर वॉर भी कहा जाता है। तो उस वक्त इस वर्ड को पहली बार यूज किया गया था। अमेरिका ने तब इन दोनों में इंटरमीडियरी बन के इस वॉर को खत्म किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना दैट व्हाट इज शटल डिप्लोमेसी। ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में भी। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज बेसिकली एज यू ऑल नो, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन न्यूज़ दैट आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, कल परसों ही हमने पढ़ा है कि जो जेएनयू के चांसलर हैं एम जगदीश, उनको बेसिकली यूजीसी का चेयरपर्सन बना दिया गया है ना। हमने डिस्कस किया था ये बात कि उनको यूजीसी का चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो अब जेएनयू की वाइस चांसलर की सीट खाली हो गई थी, तो उनकी जगह पर सांत्री श्री पंडित जी को, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। ठीक है, ये करंटली बेसिकली सावित्रीबाई फुले डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं और 59 ईयर ओल्ड हैं, और जेएनयू के एलुमनाई भी रही हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ से अपनी पीएचडी और एमफिल भी की है। मेंबर रह रखी हैं यूजीसी की, और इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, और विजिटर नॉमिनी भी हैं टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो ये अगर आपको पूछ लिया जाए कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, तो ये ध्यान में रखना, इनका नाम है शांति श्री पंडित। ठीक है, आगे चलते हैं। सो दिल्ली के 2 विलेजेस को रिजर्व्ड फॉरेस्ट टैग दिया है। थोड़ी सी क्योंकि देखिए हम तकरीबन काफ़ी दिन हो गया अरावली से रिलेटेड लगातार न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं। पहले अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क की न्यूज़ पढ़ी है ना, ओईसीएम टैग दिया गया वेटलैंड डे वाले दिन। उसके बाद हमने बसाई वेटलैंड की कल न्यूज़ पढ़ी। तो आज भी बेसिकली ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है 2 गाँव में फॉरेस्ट लैंड को एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट साउथ दिल्ली में। ठीक है, और रिजर्व फॉरेस्ट के बाद बेसिकली अब क्या है, एक तरह की लीगल प्रोटेक्शन मिल गई है, और ये पूरा जो रिज है उसको प्रोवाइड की जा रही है। देखिए रिज क्या है, रिज भी जान ले। दिल्ली रिज, जिसको द रिज भी बोला जाता है, द रिज इन दिल्ली, ये बेसिकली नर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है दिल्ली में। ठीक है, और ये नर्दर्न एक्सटेंशन है ऑफ एंशियंट अरावली रेंज, है ना। आपको पता है अरावली ओल्ड माउंटेन्स हैं, तो उनकी नर्दर्न एक्सटेंशन जो रेंज दिल्ली में आती है उसको दिल्ली रिज या द रिज भी कहा जाता है। और अभी यहाँ पर बेसिकली यहाँ इन्वायरमेंट को, यहाँ ग्रीन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिशें चल रही हैं। तो ये 2 गांव हैं, छतरपुर और रंगपुरी, यहाँ पर ये जो एरिया है उसको नोटिफाई किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और इस एक्ट के तहत इसका मतलब ये है कि कोई भी इस लैंड पर कोई भी जो अपने राइट्स नहीं जता सकता अनलेस और अनटिल स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी ना किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऑर्डर हो। ठीक है, इसका मतलब कोई भी इस लैंड पर नई क्लियरिंग्स नहीं दिए जाएंगी फॉर कल्टीवेशन या किसी भी और पर्पस के लिए अनलेस और अनटिल कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रूल नहीं बनाती है ना। इट मींस लीगली इट इज नाउ बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन आई क्यों है, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर जनवरी 2021 में एनजीटी ने एक अपना ऑर्डर दिया था जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट को कहा था कि उन एरियाज को जहां पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है उनको 3 महीने में आप नोटिफिकेशन जारी करें, उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाएं। ठीक है, और एनजीटी ने सरकार को यह भी कहा था बाकी एरियाज भी आप नोटिफाई करें। ठीक है, इसकी डिटेल एक्शन प्लान भी बनाएं जिससे जो इंक्रोचमेंट्स है इन ग्रीन स्पेसेस में उनको दोबारा से
रिवाइव किया जा सके, है ना। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीन स्पेसेस को रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली बेसिकली कैपिटल सिटी है, तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गई है। तो अभी जो बचे खुचे जो ग्रीन स्पेसेस हैं उन पर जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसको रोकने के लिए ये सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है प्री मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, गेल ने इंडिया का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम इंदौर में। यहां पर कीवर्ड जान ले, शुरू किसने किया है? गेल ने। कहां पे किया है? इंदौर में। करेंगे क्या? हाइड्रोजन को ब्लेंड करेंगे नेचुरल गैस सिस्टम के साथ। ठीक है, कौन सा मिशन है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री मेंस बोथ पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल एग्जाम्स, अंडर नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो ये भारत का पहला इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जहां नेचुरल गैस सिस्टम के साथ हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाएगा और इसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी देखी जाएगी और इसको फिर प्रोवाइड किया जाएगा इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, कहां शुरू हुआ है? इंदौर में, अभी हमने बात की। देखिए, गेल क्या करेगा? ग्रे हाइड्रोजन इंजेक्ट करेगा। ये ग्रे हाइड्रोजन सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है ये ग्रीन ग्रे हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन जो है विद नेचुरल गैस ब्लेंडेड जो होगी उसको अवंतिका गैस लिमिटेड, जो कि गेल का जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल के साथ, उनको दिया जाएगा ताकि इस सीएनजी को बेसिकली आगे ऑटोमोबाइल्स और पाइप नेचुरल गैस के जरिए इंदौर में लोगों को मुहैया कराया जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना एक एम्बिशियस प्लान बनाया कि 15% हम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करेंगे विद पाइप्ड नेचुरल गैस फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंजप्शन। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन देखिए क्यों, वाई वी आर सो फोकसिंग ऑन दिस ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज वेरी इजियर एंड सेफर टू यूज। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन में बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी कंटेंट होता है। ठीक है, अप टू 30% बाय वॉल्यूम। और इससे क्या होगा? ग्रीन है, जैसा कि ग्रीन ही नाम है। ठीक है, तो रिडक्शन होगी। सो हाइड्रोजन जो कंप्रेस नेचुरल गैस होगी, HCNG इसको कह सकते हैं, उससे 70% मोर रिडक्शन होगी इन कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशंस। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल CNG। ठीक है, और पावर आउटपुट भी कह रहे हैं HCNG का बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू CNG। और दोनों को ब्लेंड करने से बेसिकली कार्बन इंटेंसिटी ऑफ मीथेन दैट विल आल्सो रिड्यूस। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट हैं। देखिए, जीरो एमिशन हाइड्रोजन इस वक्त पूरी दुनिया में बेसिकली एक बज़वर्ड बना हुआ है, एक लेटेस्ट बज़वर्ड बना हुआ है। और इंडिया ने कमिट किया है कि बाय 2070 वी विल बी अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशंस। और हाइड्रोजन को हम यूज करेंगे इस अपने एम्बिशियस प्लान में एज ए रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और इस ट्रांजिशन के लिए नेचुरल गैस फ्यूल है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस प्राइमरी एनर्जी में अपना जो परसेंटेज है वो अभी करंटली 6.2% है। हम नेचुरल गैस को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो इसको हमने बाय 2030 15% बढ़ाने का जो है प्लान किया है। देखिए, अब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था ना, ग्रीन ग्रे ब्लू क्या है, तो देखिए सोर्स पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह की हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए उसी कलर में फ़ॉन्ट किया है, फ़ॉन्ट को भी उस कलर में रखा है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है? जब नेचुरल गैस को स्प्लिट किया जाता है इन हाइड्रोजन एंड CO2 और इस CO2 को कैप्चर किया जाता है और बाद में स्टोर किया जाता है ना, यहाँ आपको दिख रहा है अंडरग्राउंड स्टोरेज, ये ब्लू हाइड्रोजन है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है? नेचुरल गैस हाइड्रोजन में बदल गई लेकिन यहां पर CO2 को कैप्चर नहीं किया है, उसको एटमॉस्फेयर में ही छोड़ दिया है। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या कर रहे हैं हम? ग्रीन हाइड्रोजन में हम इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हाइड्रोजन को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जब हाइड्रोजन को स्प्लिट करते हैं तो सिर्फ दो ही चीजें प्रोड्यूस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर हम वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन हमें मिल रहा है और
जो एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 की बजाय क्या जा रहा है, O2। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोबारा से। ब्लू में कार्बन, देखिए कार्बन है मेन, ब्लू में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर रहे हैं, ग्रे में एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, और ग्रीन में तो कार्बन डाइऑक्साइड हो ही नहीं रही है, उसकी बजाय हो रहा है ऑक्सीजन, एंड विच इज गुड फॉर आवर एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए हमने इस तरह का जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो एम्बिशियस प्लान लिया है, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है इसको यूटिलाइज करने की कोशिशें चल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जयपुर में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। 100 एकड़ लैंड पर जयपुर में इसको बनाया जाएगा, और ये दुनिया का तीसरा और भारत का 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम होगा। 75,000 स्पेक्टेटर्स की जो है सीटिंग कैपेसिटी होगी। 2 फेजेस में इसको बनाया जाएगा। 11 तो क्रिकेट पिचेस होंगी यहाँ पर, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड्स, एक क्रिकेट एकेडमी, हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल, जिम, सब इंटरनेशनल लेवल का प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर हम बात करें दुनिया का लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है, तो आपको याद होगा कुछ साल पहले ही रिलीज हुआ था, ये बना था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम इन अहमदाबाद, है ना, जिसकी कैपेसिटी है 1.10 लाख स्पेक्टेटर्स। दूसरा अगर पूछें दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, जहां की कैपेसिटी 1 लाख स्पेक्टेटर है। और तीसरा अब जयपुर में बनेगा 75,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ। ठीक है, याद रखना अगर सवाल पूछ लें। ठीक है, भारत का दूसरा लार्जेस्ट, दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट। पहला मोटेरा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया वाला मेलबर्न, तीसरा अभी जयपुर में बनेगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केरला गवर्नर ने आरिफ मोहम्मद खान ने कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस पर मोहर लगा दी है, जिसमें लोकयुक्ता एक्ट्स को अमेंड किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं, वाई केरला इज अमेंडिंग लोकायुक्ता एक्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्यों आखिर अमेंड कर रही है केरला सरकार। तो अभी इसी का ही अपडेट है, तो हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इस अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ लोकयुक्ता आफ्टर बीइंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहले ये पावर नहीं थी। करंटली अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट एक पब्लिक सर्वेंट को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता था अगर लोकयुक्ता डायरेक्ट कर दे, और इस अमेंडमेंट से उसकी ये जो मैंडेटरी नेचर ऑफ वर्डिक्ट है, मैंडेटरी पावर, कि जब बोल दिया कि हाँ ऑफिस वैकेट कर दो तो करना ही पड़ेगा, बाइंडिंग था, तो वो जो इस अमेंडमेंट के बाद उसकी ये पावर ले ली गई है इस क्वासी जुडिशियल एंटी करप्शन बॉडी से। इस अमेंडमेंट के बाद लोकयुक्ता की वर्डिक्ट सिर्फ एक रिकमेंडेटरी जरिस्डिक्शन रह जाएगी, मैंडेटरी नहीं, है ना, रिकमेंडेटरी रह जाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पावर आ गई, वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। ठीक है, अब इस पूरी कहानी में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये करप्शन रोकने के लिए लोकयुक्ता बनाया गया और आप इसी को अमेंड कर रहे हो, और वहां पर कौन सी पार्टी है, सबसे हैरानी वाली बात है, तो वहां पर CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, जो कि नेशनल लेवल पर हमेशा से उसने एडवोकेट किया है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लोकपाल एंड लोकयुक्ताज। और अब उन्हीं की जो पार्टीज हैं LDF, वो इस एंटी करप्शन वाचडॉग के पर काट रही हैं, है ना, और इससे ना सिर्फ रूलिंग LDF बल्कि अपोजिशन UDF में भी बवाल खड़ा हो गया। और इस ऑर्डिनेंस को लाना वो भी डिस्कस तक नहीं किया गया LDF पार्टी में। ठीक है, सारी की सारी कहानी असल में चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, करप्शन का केस इन पर भी चल रहा है। ठीक है, और सबसे हैरानी वाली बात तो ये हुई कि गवर्नर को भी पता नहीं कैसे मना लिया इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करने के लिए। ठीक है, और पिनाराई विजयन इस वक्त बाहर बैठे हैं, वहां से एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग उन्होंने चेयर की। ठीक है, और CPI जो मिनिस्टर्स थे कैबिनेट में उन्होंने अपोज नहीं किया, जबकि पार्टी सेक्रेटरी जो है कनम राजेंद्रन, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत है, इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट को आपको असेंबली सेशन में एज ए बिल लाना चाहिए, ना कि ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए। एंड ही क्वेश्चन द अर्जेंसी बिहाइंड द ऑर्डिनेंस। अब CPIM के लिए तो एक तरह से
बड़ा ये बवाल खड़ा हो गया कि आप सेंटर में तो आप, है ना, सेंटर में तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा खड़े हो जाते हो कि आप ऑर्डिनेंस को लेके आए, आप उसको असेंबली में लेके आओ, इसको सुनने की, डेमोक्रेसी में उसको बेसिकली उस पर डिबेट करने की ज़रूरत है, जबकि उन्हीं की पार्टी का आगे नुमाइंदा जो है बेसिकली इस तरह का ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है और उसको गवर्नर ने पास भी कर दिया है। तो इसको लेकर ये बहुत ही बड़ा इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है इस वक्त। और गवर्नमेंट का कहना था कि देखिए ये जो अभी लोकायुक्ता के पास पावर है इसमें नेचुरल जस्टिस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपील करने की तो बात ही नहीं है। अब एक बार लोकायुक्ता ने कह दिया कि भाई ऑफिस खाली कर दो अपना, किसी गवर्नमेंट ऑफिस को, पब्लिक ऑफिस को, तो उसके बाद कोई अपील ही नहीं कर सकता उसके खिलाफ कि नहीं हमें हमें कुछ बात करनी है, हमें हमारी आप बात सुनो। और इसके बाद केरला गवर्नमेंट ने बेसिकली 2 हाईकोर्ट वर्डिक्ट्स का रेफरेंस भी दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि लोकायुक्ता के पास सिर्फ रिकमेंडेटरी जुरिसडिक्शन होनी चाहिए, ना कि मैंडेटरी। ठीक है, देखिए सेक्शन 14 में जो है बेसिकली लोकायुक्ता एक्ट के जो इन्होंने कहा है कि लीगल एडवाइस है दैट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 163 एंड 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लोकायुक्ता जो है कैबिनेट के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, ये सरकार का कहना था। ठीक है, 163 आर्टिकल यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर को, ठीक है, फंक्शन करने के लिए। और 164 में है गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्रीज। तो सरकार का कहना है कि सेक्शन 14 ऑफ द लोकायुक्ता एक्ट इज इन्फ्रिंजिंग दीज आर्टिकल 163 एंड 164। और गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी है खुद के लॉज फ्रेम करने के लिए, और लोकायुक्ता की जो पावर्स हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं अलग अलग एस्पेक्ट पे, फिर वो चाहे टेन्योर हो, चाहे नीड ऑफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट ऑफिशियल्स हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये किन चीज़ों पर बात हुई है और आगे इसकी इम्प्लीकेशन क्या है ऑन द सेंट्रल लेवल, वो भी हमें जल्दी देखने को मिलेंगी। जल्दी हमें नेशनल लेवल पर इसको लेकर कोई ना कोई डिबेट होती ज़रूर दिखेगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। 2028 ओलंपिक गेम्स के इनिशियल प्रोग्राम में से बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और मॉडर्न पेंटाथलॉन को ड्रॉप कर दिया गया है। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 28 प्रोग्राम्स को जो अप्रूव किया है मंगलवार को, जिनमें से स्केटबोर्डिंग, इसी मंगलवार, जिनमें से स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जो हैं, ये नए प्रोग्राम्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। और फोकस बेसिकली क्यों इंक्लूड किया गया है? टू फोकस ऑन यूथ, ताकि यूथ को ओलंपिक के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, और लॉस एंजलिस में ये भी कहा है कि एडिशनल स्पोर्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं हम 2023 में, अगर ये तीनों गेम्स बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग और मॉडर्न पेंटाथलॉन सक्सेसफुली एड्रेस करती हैं जो इनकी स्पोर्ट्स में इश्यूज हैं। ठीक है, क्या इश्यूज हैं? देखिए, वेट लिफ्टिंग की बात करें, हिस्टोरिकली इट इज सफर्ड फ्रॉम डोपिंग। और सितंबर में एक इंडिपेंडेंट पैनल ने ये देखा था कि रियो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में जो है ऑफिशियल्स के द्वारा मैनिपुलेशन की गई है। ठीक है, और मॉडर्न पेंटाथलॉन की बात करें तो इसमें बेसिकली इन्होंने कहा था कि इनको जो है अपना एक इवेंट रिप्लेस करना होगा। ठीक है, और कुछ इस तरह का इवेंट इनको ऐड करना होगा जिससे जो है कि यंग लोगों को ये बेसिकली अपील करे। ठीक है, मॉडर्न पेंटा क्योंकि 5 है, इसमें 5 इवेंट होते हैं। देखिए, एक फेंसिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, पिस्टल शूटिंग एंड रनिंग। ठीक है, जिससे ये बेसिकली चूज किए गए हैं 19वीं सेंचुरी, 19th सेंचुरी के जो सोल्जर्स थे उनकी स्किल्स को रिफ्लेक्ट करते हुए इनको चूज किया गया है। और अभी बेसिकली लेटेस्ट न्यूज़ में ये भी आया कि मॉडर्न पेंटाथलॉन में से हॉर्स राइडिंग को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि अगर ये तीनों स्पोर्ट्स अपने इश्यूज को एड्रेस कर लेती हैं तो इन्हें आगे ऐड कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है स्केटबोर्डिंग पहले नहीं था, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग टोक्यो में पहली बार ये स्पोर्ट्स इनको यूज़ किया गया था ताकि यंगर क्राउड्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, और रेसलिंग देखिए एक ओलंपिक हिस्ट्री रही है, इसकी एक ओलंपिक रिच हिस्ट्री रही है। इसको तो तकरीबन निकाल ही दिया था टोक्यो 2020 ओलंपिक से, अनलेस इसमें चेंजेस नहीं किए गए, कुछ रूल चेंज किए गए जिससे बाउट्स को फास्टर बनाया गया और मोर अग्रेसिव, और एडिशनल वुमेन वेट क्लासेस को ऐड किया गया, उसके बाद ये हो पाई थी। और आपको पता है भारत के कितने ही प्रोमिनेंट जो रेसलर्स हैं
वो इसमें है। हमने तो कांस्य और चांदी का तगमा भी जीता था, है ना। यू रिमेंबर रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, ठीक है। और इसके बिना विनेश फोगाट, वी हैव वेरी वेरी गुड रेसलर्स इन दिस स्पोर्ट। और अगर ये स्पोर्ट्स निकल जाती तो हमारे पास तो फिर कुछ बचता ना पीछे, ठीक है, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा मेडल हमें इस स्पोर्ट्स में जो है देखने को मिले हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो मेडागास्कर में एक साइक्लोन आया हुआ है राइट नाउ। दिस साइक्लोन इज नेम्ड एज, नाम इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना, साइक्लोन बात्सेराई, ठीक है। और लेटेस्ट एस्टिमेशन के हिसाब से 70,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं इसके कारण। और इस सैटरडे इवनिंग को ये मेडागास्कर में आया था। मेडागास्कर की अगर बात करें 30 मिलियन, ठीक है, कि इसकी पॉपुलेशन है। और अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले यहाँ पर साइक्लोन आना आया था। और अभी तो बेसिकली साइक्लोन आना से डील कर ही रहे थे कि उधर से अब इनको दूसरे साइक्लोन का सामना करना पड़ रहा है। और ना सिर्फ साइक्लोन बल्कि ड्रॉट और फूड इमरजेंसी इसके सदर्न रीजन में भी आई हुई है। देखिए यहाँ पर जो है ये मेडागास्कर मैप में आप देख सकते हैं। मैप में इंडियन ओशन में है ये, बेसिकली ऑन द राइट साइड ऑफ अफ्रीका, ठीक है। मेडागास्कर में पहले 2018 में साइक्लोन आवा आया था जिसमें 51 लोग मर जाते हैं। उसके बाद एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आई थी इलाइकम जिसमें 20 लोग मारे गए। फिर 2017 में भी एक साइक्लोन इनावो आया था। तकरीबन एक एक साल, हर साल या एक आधा साल छोड़ के साइक्लोन यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए मेडागास्कर की अगर बात करें तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है और दुनिया का चौथा लार्जेस्ट आइलैंड है। मेडागास्कर भारत सब कॉन्टिनेंट से ही सेपरेट हुआ था 88 मिलियन ईयर्स अगो। और इट इज़ वेरी वेरी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। 90% वाइल्ड लाइफ इस आइलैंड पर ऐसी है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। और अभी पिछले कुछ सालों में देखिए, अगर हम कहेंगे कि इतने सारे स्टॉर्म्स और फ्लडिंग क्यों आ रही है, एक ही समस्या, क्या? ग्लोबल वार्मिंग भाई। ग्लोबल वार्मिंग ने सारा सिस्टम ही बदल दिया है। एंड इसके कारण जो है एटमॉस्फेयर में जो है एटमॉस्फेयर इज रिटेनिंग मोर वाटर और रेनफॉल पैटर्न जो यहाँ पर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं। और एक और समस्या है, वो है कि सदर्न मेडागास्कर में पूरा उल्टा है। 4 डेकेड से यहां पर जो है ड्रॉट चल रहा है। तो ये जो इतनी ज़्यादा ये जो क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये साइक्लोन्स आना, स्टॉर्म्स आना, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो केरला फेम्ड नेहरू ट्रॉफी, आपको याद होगा केरला की बहुत ही फेमस ये ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी बोट रेस है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जिसको कहा जाता है ना, जिसमें एक स्नेक शेप्ड ये बोट्स होती हैं इतनी बड़ी और इतने लोग होते हैं और compete करते हैं, ठीक है। इस साल ये होगी यूएई में, ये ध्यान रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये होगी इस साल, ठीक है। इसका नाम रखा गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू। और 2022 में ये इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल मराइन स्पोर्ट्स क्लब रास अल खाइमा और द ब्रू मीडिया के साथ ये अल मर्जन आइलैंड यूएई पे होगी, ठीक है। अभी केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, वो यूएई गए हुए हैं और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यूएई नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के, उन्होंने वहाँ उनसे वो मिले हैं और उनको इस बारे में बताया है पूरा। देखिए इसका नाम किस तरह से आया। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1952 में यहाँ गए थे और वो इतने ज़्यादा, मतलब कि इतने ज़्यादा वो खुश हो गए थे ना, मतलब हैरान हो गए थे इस तरह की स्नेक बोट्स देख के, कि वो खुद एक स्नेक बोट में कूद लिए, ठीक है, और अपनी सिक्योरिटी कवर की परवाह किए बिना खुद ही कूद लिए एक बोट में, ठीक है। तो नेहरू ट्रॉफी की अगर बात करें, सो इट इज दी वन ऑफ द फेमस पायनियर स्नेक बोट रेसेस इन केरला। केरला में होती है तकरीबन ये, जहां पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं इस बोट रेस को देखने के लिए और 100-100 फुट लंबी बोट्स compete करती हैं एक दूसरे से और पीछे चलते हैं इनके पुराने फोक सॉन्ग्स। सो इट इज़ अ वेरी वेरी, ये खुद में देखने में वंडर है। अगर आपको कभी जिंदगी में टाइम मिले तो ये बोट रेस ज़रूर देखना, इतनी कि ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू है इसका, मतलब आप बात ही छोड़ दो। सो आगे बढ़ते हैं।
खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने रिसेंटली खादी एम्पोरियम का जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और ये जो खादी एम्पोरियम है ये मुंबई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट है ये। 1954 से मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस हाउस मुंबई में ये खादी एम्पोरियम चल रहा था। लाइसेंस कैंसिल करने का रीज़न क्या है? बिकॉज इस एम्पोरियम ने फेक खादी प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए थे, और KVIC की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट दी फेक प्रोडक्ट्स और नॉन खादी प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक रूटीन इंस्पेक्शन हुई थी जिसमें KYC ऑफिशियल्स ने सैंपल्स कलेक्ट किए थे और वो बेसिकली नॉन खादी प्रोडक्ट्स पाए गए। उसके बाद KVIC ने लीगल नोटिस भी जारी किया था कि आप खादी सर्टिफिकेट और खादी मार्क सर्टिफिकेट को लीगली यूज कर रहे हो, और इस रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने के साथ अब वो एक जेन्युइन खादी आउटलेट नहीं रहा। अब उनके पास परमिशन नहीं है खादी प्रोडक्ट्स बेचने की। इसके बिना KYIC जो है वो एक लीगल एक्शन भी MKVI पर लेने वाला है बिकॉज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग द पब्लिक, क्योंकि इन्होंने मिसयूज किया है द क्रेडिबिलिटी एंड पॉपुलरिटी ऑफ ब्रांड खादी, ठीक है। अब यहाँ पर KVIC भी थोड़ा सा ध्यान दे लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1956 में बना था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, चेयरपर्सन राइट नाउ विनय कुमार सक्सेना है, और ये जो है किसके अंडर आता है? ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। आगे चलते हैं। चाइना ने बेसिकली डिफेंड किया है कि उन्होंने जो PLA का जो गलवान का PLA इनकी आर्मी है उसका जो गलवान का कमांडर था उसको सही यूज़ किया है। चाइना का बेसिकली कहना था कि जो इंडिया ने बेसिकली रिजेंटमेंट जताई कि आपने क्यों इसको यूज़ किया। दे सेड दैट उसकी जो नॉमिनेशन है वो जो उन्होंने स्टैंडर्ड यूज़ किया टू पिक फॉर द इवेंट वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और रैशनल है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि जानबूझकर इसको यूज़ किया था, ठीक है। इस कमांडर का नाम की है, ठीक है, और ये इंजर्ड हो गया था जब 2020 में गलवान में फाइट हुई थी, और इसको अपने रोल के लिए कमेंडेशन भी मिला था, और इसकी पार्टिसिपेशन के कारण इंडिया ने बेसिकली डिप्लोमेट बायकॉट करने का फैसला लिया था विंटर गेम्स में, ठीक है। तो ये एक ये है। एंड देन अनदर न्यूज़ इज कोडियाल तारू फेस्टिवल। कोडियाल तारू फेस्टिवल देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली एनुअल कार फेस्टिवल है लॉर्ड वेंकटरामन्ना टेम्पल का, ठीक है। बेंगलुरु में होता है। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका, वहाँ पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। 6 दिन चलता है ये बेसिकली, और पिछले 2 साल से पेंडेमिक के कारण तो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पर नहीं हुआ, लेकिन इस बार जैसा आप पिक्चर में देख ही सकते हैं बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। और इस बार तो और ज़्यादा इंथुसियाज्म डिवोटीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि एक ब्रह्मार्था जो यहाँ पर इसमें बनाया गया है उसकी जो इस बार की कॉस्ट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है ना। ये जो है इसको ब्रह्मार्था कहते हैं। तो ये जो बेसिकली बनाया गया 2 करोड़ से ज़्यादा है, और ये ध्यान में रखना बस कि यहाँ कहाँ पर मनाया जाता है अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इजरायली पुलिस ने बेसिकली एक इजरायली बिजनेस और न्यूज़पेपर वेबसाइट है कैलकलिस्ट, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली पुलिस ने इलीगली जो है पेगासस को यूज़ किया है टू हैक द फोन ऑफ फॉर्मर PM नेतन्याहू एंड हिज सन एवनर नेतन्याहू। और इस न्यूज़ रिपोर्ट के आने के बाद जो है अभी जो नफ्ताली बेनेट गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोब ऑर्डर कर दी है इसको लेके। रिपोर्ट का ये कहना है कि पुलिस ने एलिजिबली स्नूपिंग की है ऑन द फोन्स ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट्स एंड एसोसिएट्स ऑफ XPM जो करप्शन ट्रायल फेस कर रहे हैं। और लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ने एक टर्म यूज की है एक्स्ट्रा जुडिशियल स्पाइंग, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल का बोला है बिकॉज दिस स्पाईवेयर वाज बीइंग यूज्ड विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स। और नफ्ताली बेनेट का ये कहना है कि अगर ये एलिगेशंस ट्रू हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट, और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। TVS मोटर कंपनी ने अपने नए चेयरमैन अपॉइंट किए हैं राल्फ डाइटर स्पेथ, जो 1 अप्रैल से इसके चेयरमैन बनेंगे, है ना। अब नाम देखिए थोड़ा सा बाहर वाला है तो आप कंफ्यूज मत हो ना अगर पूछा जाए कि राल्फ डाइटर स्पेथ किसके चेयरमैन बने हैं या TVS के नए चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना।
करंटली जो चेयरमैन है वो वेणु श्रीनिवासन है, एमडी भी हैं। वो एमडी तो रहेंगे, एज चेयरमैन एमरेटस बन जाएंगे ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी, ठीक है। और उसके बाद जो चेयरमैन की जो कुर्सी है वो राल्फ डाइटर स्पेथ को दी जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, क्रिस्टोस सार्थजेक, ठीक है। ये ग्रीक ज्यूरिस्ट भी रहे हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, और इन्होंने 1985 से 1990 के बीच जो है ग्रीस में अपनी प्रेसिडेंट के तौर पर सेवाएं दी हैं, ठीक है। पूछ लें आपको, अभी रिसेंटली डेथ हुई है एक प्रेसिडेंट किस कंट्री के थे, तो ध्यान में रखना ग्रीस। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी जी ने अभी आपको पता है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इनॉग्रेट करने गए थे, तो वहाँ पर 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इनॉग्रेट की थी हैदराबाद में, जो ICRISAT है, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी है, और यहाँ पर 2 रिसर्च फैसिलिटीज़ को भी इन्होंने इनॉग्रेट किया था। दीज वर क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटीज ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी, ठीक है। और ये 2 फैसिलिटीज यूज की गई हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर्स ऑफ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। और प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त लोगो भी इनका लॉन्च किया और एक कमेमोरेटिव स्टैंप भी। और इसका देखिए मेन ऑब्जेक्शन इसका ICRISAT का है, टू कंडक्ट एग्रीकल्चर सर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट इन एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। देन एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। इन्होंने रिप्लेस किया है हृषिकेश सेनापति को, जिनका टेन्योर 1 साल पहले खत्म हो गया था। अब जो नए डायरेक्टर हैं वो 5 साल या 65 साल की उम्र तक जो है यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। जो प्रोफेसर सकलानी हैं उनको डिस्टिंग्विश अकेडमी अवार्ड भी मिला है बाय पंजाब कला एंड साहित्य अकेडमी जलंधर फॉर हिज हिस्टोरिकल राइटिंग्स इन 2005। और इसके बिना ये जो हैं मेंबर भी हैं एकेडमिक काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जनरल सा है, ये इसको ध्यान में रखना अगर पूछ ले। दिनेश प्रसाद सकलानी रिसेंटली किसके डायरेक्टर बने हैं। सो दीज आर द बेसिकली करंट अफेयर्स टुडे। अभी आते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो हमने शुरू में किया प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, तो ये किससे रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था। टू होम इट इज रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, जिनका पहला बेबी हुआ है, और दूसरा बेबी भी कवर किया जाएगा अगर वो लड़की होगा, ठीक है। सेकंड, ईरान न्यूक्लियर डील टॉक्स रिज्यूम की जा रही हैं किस सिटी में, तो जल्दी से बताओ किस सिटी में। दीज आर बीइंग रिज्यूम्ड इन वियना। आगे चलते हैं। जेएनयू के नए वीसी का नाम क्या है, अभी आपको बताया सांत्री से पंडित, गलती से ये मत टिक कर देना क्योंकि एम जगदीश यूजीसी के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। कौन सी कंपनी है जिन्होंने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है फॉर मिक्सिंग हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस, है ना, तो ये है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा, अभी आपको बताया इट विल बी इन जयपुर। अहमदाबाद में मोटेरा पहला है, मेलबर्न में दूसरा है, ये बनेगा तीसरा। आरिफ मोहम्मद खान अभी न्यूज में है, किस स्टेट के गवर्नर हैं, अभी आपको बताया जहां इन्होंने लोकयुक्ता ऑर्डिनेंस पास करवाया है, इट इज केरला, ठीक है। आगे चलते हैं। सो मॉडर्न पेंटाथलॉन ने किस गेम को अभी ड्रॉप किया है अपने इवेंट से, तो मैं भी आपको बता रहा था, इट इज हॉर्स राइडिंग। देन आगे बढ़ते हैं। बदसिराई साइक्लोन कहां पर आया है, किस कंट्री में, जल्दी बताओ। सो कहां पे आया ये, मेडागास्कर में। नेहरू बोट ट्रॉफी 2022 इस साल कहां होगी, केरला, उड़ीसा, यूएई, श्रीलंका। कहा मैंने अभी आपको बताया, इट विल बी हेल्ड इन यूएई। अभी रिसेंटली क्रिस्टोस सार्कोजी का जो है देहांत हुआ है, वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, ठीक है। सो थैंक यू for today current affairs. Kindly keep supporting and sharing our videos.
और आपका कोई भी सवाल हो या किसी टॉपिक पर आप खास कोई वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़े रहिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी लेटेस्ट कंटेंट अपलोड करते हैं वो आपके पास पहुंच सके। सो आगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।